नमस्कार नमस्कार। तो आज हम क्लास 10वीं के सामाजिक विज्ञान में आगे का अध्ययन करेंगे। तो हमने लास्ट के अंदर इसके अंदर आपके मौर्य प्रशासन के बारे में चर्चा की थी। और मौर्य प्रशासन के बाद आपके देखो इस जो आपको ये मैप दिखाई दे रहा है, इस मैप के अंदर आपके अशोक का साम्राज्य बताया गया है। तो आपके यहाँ से छोटा प्रश्न किस तरह से पूछा जा सकता है कि अशोक के साम्राज्य का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, किस तरह से ये प्रश्न बन सकता है। देखो भी उत्तर में अशोक के साम्राज्य का विस्तार कहाँ था, दक्षिण में कहाँ था, पूर्व में कहाँ था और पश्चिम में कहाँ था। ठीक है। और इसके बाद जो है आप इस मैप का आप अध्ययन करेंगे अच्छी तरह से। और इसके बाद यहाँ पर ये बताए गए हैं कि ये जो अलग अलग चिन्ह हैं, जो ये चिन्ह जो है वो किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहे हैं, ये शिलालेखों को बता रहे हैं। ये जो चिन्ह है वो किसको, अशोक की लाटों को बता रहे हैं। ये जो चिन्ह है वो स्तूप को बता रहे हैं, ये लघु शिलालेख को बता रहे हैं और ये गुहा लेख को बता रहे हैं। तो इस तरह से ये जो अलग अलग चिन्ह दिए हुए हैं ये किस किस को इस क्षेत्र के अंदर प्रदर्शित कर रहे हैं। आप इस मैप को अच्छी तरह से अध्ययन करोगे और उसके बाद में देखोगे। ठीक है। इससे संबंधित मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा अपने एक वीडियो में। तो इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपके छोटा सा राजवंश है बस शुंग राजवंश। इसका जो प्रश्न यही पूछा जाता है कि एक तो संस्थापक कौन है। तो सिंपल सी बात है, एक ही लाइन आप देखोगे कि भी इसका संस्थापक जो है 1085 ईस्वी में इसकी स्थापना जो है पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने की थी। और ये जो है मौर्य जो अंतिम मौर्य शासक था जिसका नाम क्या था, वृहद्रथ। उस वृहद्रथ का क्या था, ये सेनापति था। अंतिम मौर्य शासक वृहद्रथ का क्या था, सेनापति था। और उस वृहद्रथ को इसने क्या कर दिया, मार दिया। और मारने के बाद क्या कर लिया, राज्य हथिया लिया था, राज्य हथिया लिया था। ठीक है। और अब 185 से लेकर इसने कब तक शासन किया था, 151 तक जो है इसने शासन किया था। लगभग 34 वर्ष तक इसने शासन किया था। देखो ये जो है ईसा पूर्व में है। ठीक है, ईसा पूर्व में मतलब ईसा पूर्व में क्या है कि ये कालक्रम जो है आपके क्या चलता है, उल्टा चलता है। ठीक है, ईसा पूर्व में कालक्रम क्या चलता है, उल्टा चलता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक रेखा है और यहाँ पर ये मध्य के अंदर जो है यहाँ से 0 तारीख प्रारंभ हुई है आपकी, क्या हुई है, 0 तारीख प्रारंभ हुई है। ये जो है आपके ईसा मसीहा का यहाँ पर क्या हुआ है, जन्म हुआ है। ठीक है, इस समय ईसा मसीहा का क्या हुआ है, जन्म हुआ है। यहाँ पर जैसे मान लो ये 10 है, 100 है, 50 है, 100 है, 500 है, 1000 है। इस तरह से इसमें क्या है कि इस तरह से चल रहा है ये पैमाने में। देखो 1 2 3 और इसमें सीधा चलेगा 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से चलेगा। मतलब ये जो है ये समय जो है इस साइड वाला जो समय है वो क्या कहलाया, ईसा पूर्व है। जिसमें समय क्या चलता है, हमेशा का जो समय है या कालक्रम जो है वो उल्टा चलता है। और क्या बोलोगे, ईसा मसीहा के जन्म से पूर्व का समय क्या कहलाया, आपके ईसा पूर्व कहलाया। और इस साइड में जो है वो आपके 1 2 जो भी चलेगा वो सीधा हो जाएगा और ये क्या कहलाया, ईसवी सन कहलाया। ठीक है, क्या कहलाया, ईसवी सन कहलाया। बाकी अगर आपको ईसा पूर्व और ईसवी सन को सही तरह से समझना है तो मैंने एक कल वीडियो डाली थी स्पेशल इसी से संबंधित है, ईसा पूर्व क्या होता है, ईसवी सन क्या होता है, आप वो देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसने लगभग 34 वर्ष तक शासन किया था। और एक बात ध्यान रखना, ये क्यों फेमस हुआ, क्योंकि इसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। किसका आयोजन करवाया था, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था, इसीलिए ये फेमस हुआ था। किसने यज्ञ का आयोजन करवाया था, तो पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। अश्वमेध यज्ञ मतलब जिसके अंदर एक अश्व को स्वतंत्र भ्रमण करने के लिए क्या है, छोड़ दिया जाता है। और जिस भी क्षेत्र में वह अश्व जाता है उस क्षेत्र पर राजा का क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है। और उसके बाद यज्ञ के बाद अंतिम में जब अश्व भ्रमण करके वापस आ जाता है तो उस अश्व की क्या दी जाती है, बलि दी जाती है। ठीक है। और अब बताया जा रहा है कि सुप्रसिद्ध जो संस्कृत व्याकरण पतंजलि अश्वमेध यज्ञ के क्या थे, पुरोहित थे। ठीक है, सुप्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण पतंजलि अश्वमेध के क्या थे, पुरोहित थे। पतंजलि जो है, पतंजलि ने ग्रंथ लिखा था जिसका नाम क्या था, महाभाष्य। ये भी प्रश्न छोटा पूछा जा सकता है अगर ये आपके कहीं भी किताब में दिया हुआ है तो। अब इसके बाद में पुष्यमित्र के जो है बाद शुंग वंश में जो प्रमुख राजा हुए उनमें कौन कौन है, अग्निमित्र। अग्निमित्र ने भी यज्ञ किया था, ध्यान रखना।
ठीक है। और इसके बाद में अग्निमित्र के बाद में कौन सा आया, ज्येष्ठ मित्र, भद्रक, भागवत और देवभूति। ऐसे क्रम लिखोगे आप, ऐसे क्रम लिखोगे। फिर पहले क्या लिखोगे आप, अग्निमित्र लिखोगे, उसके बाद में तीर का निशान लगा के क्या लिखोगे, ज्येष्ठ मित्र लिखोगे। क्या लिखोगे, ज्येष्ठ मित्र। फिर इस तरह से तीर का निशान क्या लगा के क्या लिखोगे, भद्रक लिखोगे। और फिर इस तरह से तीर का निशान लगाकर क्या लिखोगे, भागवत लिखोगे। तो इस तरह से आपको इनको नोट करना है, ठीक है। और अब आगे क्या है कि देवभूति को उसके अमात्य वासुदेव ने लगभग 73 ईसा पूर्व में सिंहासन से क्या कर दिया था, उतार दिया था, ठीक है। देवभूति को उसी के अमात्य, अमात्य हमने पढ़ा था मौर्य प्रशासन के अंदर। अमात्य क्या होता है, जो सेनापति, जो आपके अमात्य कौन होते हैं, जो प्रधानमंत्री होते हैं, मान लो एक तरह से, ठीक है। कौन सा पद, प्रधानमंत्री, या फिर जो मंत्री परिषद का जो प्रधान होता है वो एक तरह से क्या कहलाता है, आपके अमात्य, ठीक है। मंत्री होता है ये अमात्य। तो उसी के मंत्री वासुदेव ने क्या कर दिया, 73 ईसा पूर्व में सिंहासन से उतार दिया। इसके बाद में एक वंश का नाम आया सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ भी, जो है भारत का ऐसा राजवंश है जो अपने नाम के आगे, ठीक है, यहाँ पर जो भी राजा होता था ना, राजा तो जानो नहीं, हाँ, जिको भी राजा हो तो वो आपके नाम का आगे आपके माता जी को नाम लगान। तो बाकी राजवंशों के नाम के आगे आपने उनके पिता के नाम देखे हैं, लेकिन ये जो सातवाहन राजवंश था ये अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम लगाता था, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। अब ये क्या कह रहा है, आंध्र, आंध्र क्षेत्र मतलब गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटी में सिमुक नामक व्यक्ति ने, किसने, सिमुक नामक व्यक्ति ने। आप ऐसे लिखोगे भी, संस्थापक कौन है सातवाहन वंश का, ठीक है, संस्थापक, और तीर का निशान लगा के आप क्या लिखोगे, कौन है, तो सिमुक है। इस तरह से आप इसको लिखोगे, ठीक है। सातवाहन वंश का क्या लिखोगे, संस्थापक लिखोगे, और आगे नाम क्या लिख दोगे आप, सिमुक, ठीक है। तो आंध्र क्षेत्र ये आपको बताई दिया, लगभग 60 ईसा पूर्व में कौन से वंश की नींव रखी गई थी, सातवाहन वंश की क्या रखी गई थी, नींव रखी गई थी, ठीक है। यह राजवंश आंध्र और सातवाहन दोनों नामों से विख्यात है। आंध्र नाम से विख्यात क्यों है, क्योंकि किस क्षेत्र में इसकी नींव रखी गई है, तो आंध्र में इसकी नींव रखी गई है। आगे क्या करें कि सिमुक का राज्य काल 37 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अब मैंने बताया ना 37 से आपको 60 कितने हो जाएंगे, 37 से 60 40 20 और कितने हो गए, लगभग 23 साल तक इसने क्या किया था, शासन किया था, ठीक है। काल क्रम ईसा पूर्व का क्या चलता है, उल्टा चलता है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। सिमुक का राज्यकाल 37 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और उसने उसके उपरांत सातकर्णी प्रथम ने सातवाहन वंश की शक्ति व सत्ता का क्या किया, विस्तार किया था। शक्ति व सत्ता मतलब एक तरह से साम्राज्य का विस्तार उसके बाद किसने किया था, सातकर्णी प्रथम ने किया था, ठीक है। अब सातकर्णी प्रथम ने भी क्या करवाया, अश्वमेध यज्ञ करवाया था। आपके छोटा प्रश्न यही पूछेंगे, इनके संस्थापक याद कर लेना, हर हालत में एक एक नंबर के प्रश्न बना लेना संस्थापक के, ठीक है ना। और सातकर्णी प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ किया और समस्त दक्षिण भारत पर अपनी सार्वभौम सत्ता स्थापित की। सार्वभौम मतलब सर्व और भौम मतलब भूमि, ठीक है, मतलब एक छत्र आप जिसको बोलते हो, उसने इस क्षेत्र पर सार्वभौम क्या की, या एक छत्र सत्ता स्थापित की थी। उसकी राजधानी कौन सी नदी के किनारे थी, गोदावरी नदी के तट पर स्थित थी, ठीक है। और ये क्या कह रहा है कि उसकी राजधानी, सीधा लिखोगे आप, उसकी राजधानी गोदावरी नदी के तट पर स्थित प्रतिष्ठान नामक नगरी थी। और प्रतिष्ठान को वर्तमान में क्या कहते हैं, पैठन कहते हैं, ठीक है। प्रतिष्ठान को क्या कहा जाता है, पैठन। सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद शकों के आक्रमण के फलस्वरूप, शक विदेशी, ठीक है, शक हूण वगैरह जो है ये विदेशी जाति हैं जो कि भारत में आक्रमण करने के लिए आई थी। सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद शकों के आक्रमण के फलस्वरूप सातवाहनों की शक्ति में ह्रास होने लगा और महाराष्ट्र में शक वंश का क्या हो गया, शासन आरंभ हो गया था। महाराष्ट्र क्षेत्र में हो गया शक वंश का शासन आरंभ हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, सातकर्णी प्रथम की मृत्यु हो गई है, आक्रमण किसका हो गया, शकों का आक्रमण हो गया। और इनके आक्रमण के फलस्वरूप क्या हुआ कि सातवाहनों की शक्ति का ह्रास होने लगा और महाराष्ट्र में किस वंश का जो है शासन आरंभ हो गया, तो शक वंश का शासन आरंभ हो गया। और ये जो शक थे ये क्या कहलाए, पश्चिमी क्षत्रप वंश कहा जाता है, ठीक है।
शक वंश को क्या कहा जाता है? पश्चिमी क्षत्रप वंश कहा जाता है। आपके छोटा प्रश्न कैसे पूछेंगे? पश्चिमी क्षत्रप वंश है, ठीक है। तो आपको इसका आंसर ये देना है, फिर मैं आपको प्रश्न उत्तर में बताऊंगा किस तरह से ये आएगा। सातवाहन वंश के 23वें शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी पश्चिमी क्षत्रपों की शक्ति को नष्ट करके, ठीक है, ये देखो गौतमी पुत्र मतलब गौतमी इनकी माता का नाम है। अपने नाम के आगे क्या लगाने लग गए? अपनी माता का नाम लगाने लग गए। तो ढंग से देखो, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने पश्चिमी क्षत्रपों की शक्ति को नष्ट करके पुनः अपने वंश की शक्ति व समृद्धि और सत्ता क्या कर ली थी? इन्होंने स्थापित कर ली थी। अब देखो, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने, ये चीज ध्यान से सुन लेना यहाँ पर, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने उज्जैन के शक महाक्षत्रप रुद्रदामन प्रथम की पुत्री से क्या किया था? विवाह किया था, ठीक है। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने उज्जैन के शक महाक्षत्रप, ठीक है, क्षत्रिय है, महाक्षत्रप रुद्रदामन प्रथम की पुत्री से क्या किया? विवाह किया, ठीक है। और रुद्रदामन ने उसके वह समस्त भूभाग छीन लिया था। अभी रुद्रदामन ने क्या किया था? उससे सारा का सारा भूभाग छीन लिया, जिससे उसे पश्चिमी क्षत्रपों को पराजित करके जीता था। मतलब जो चीज इन्होंने पश्चिमी क्षत्रपों को पराजित करके जीती थी, वो किसने? रुद्रदामन ने उस पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। सातवाहन वंश के 27वें शासक कौन थे? यज्ञश्री सातकर्णी, ठीक है। यज्ञश्री सातकर्णी ने उज्जैनी के क्षत्रपों, उज्जैन कहाँ है? उज्जैन मध्य प्रदेश में वर्तमान में। उज्जैनी के क्षत्रपों के कुछ भागों पर क्या कर लिया था? पुनः अधिकार कर लिया था। पुनः अपने अधिकार में करके अपनी वंश कीर्ति पुनः क्या की? इसने स्थापित की। यज्ञश्री ने कई प्रकार की मुद्राएं चलाई थी। यज्ञश्री ने कई प्रकार की मुद्राएं चलाई, जिनमें से कुछ पर जलपोत भी अंकित है। जलपोत जानते हो ना, पानी में चलने वाले जलपोत भी क्या है? अंकित है। इससे प्रतीत होता है कि उनका साम्राज्य कहाँ तक विस्तृत था? समुद्र तक विस्तृत था, ठीक है भी। मतलब जो मुद्राएं थी, उन मुद्राओं पर क्या अंकित है? जलपोत। ये देखो, आपको सातवाहन वंश के क्या दिखाई दे रहे हैं? सिक्के दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सातवाहन वंश के क्या है? ये सिक्के दिखाई दे रहे हैं भी। किस तरह से इनकी मुद्राओं का इन्होंने क्या किया? प्रचलन किया था। अब ये बात आती है कि जो सातवाहन वंश है वो कौन से धर्म के अनुयायी मानते हैं उनको, या कौन से धर्म के अनुयायी माना जाता है उनको? तो सातवाहन वंश को कौन से धर्म के अनुयायी माना जाता है? हिंदू धर्म के अनुयायी माना जाता है। उन्होंने वैदिक यज्ञों और समाज में वर्णाश्रम व्यवस्था, वर्ण प्लस आश्रम, वर्ण किसकी शब्द से मिलकर बनाए हैं? वर्ण प्लस आश्रम। मतलब आश्रम भी कितनी है? 4 है, और वर्ण भी कितनी है? 4 है। इन्होंने क्या बताया? वर्णाश्रम व्यवस्था को प्रतिष्ठित किया तथा विदेशी यमनों और शकों से क्या किया? इन्होंने संघर्ष किया था, ठीक है। उन्होंने बौद्ध तथा जैन विहारों तथा उपसर्यों को भी प्रभुत अनुदान दिए थे, ठीक है। बौद्ध व जैन विहारों मतलब जो उनके रहने के क्या है? एक तरह से स्थान है, शिक्षा के उनके स्थान है, चाहे वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, चाहे वो जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। और उनके भी कोई जो है, उनको क्या बोलते हैं आप? उपाश्रय, ठीक है। उनके अंडर जो है आश्रय हैं, ठीक है। उनके अधीन जो आश्रय हैं, उनको भी क्या दिए थे? इन्होंने अनुदान दिए थे, सहायता की थी। उनके शासनकाल में वाणिज्य, व्यापार, कृषि, अन्य उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन मिला था, ठीक है। अब चांदी तथा तांबे के सिक्के, और सिक्के देखो किस तरह से कौन कौन से चलाए गए हैं, कौन कौन से उनके शासनकाल में? वाणिज्य व्यापार आ गया, और चांदी, तांबे, शीशे और कांसे की मुद्राओं का विशेष प्रचलन हुआ था। देखो, चांदी, तांबे, शीशे और कांसे की विशेष मुद्राओं का प्रचलन भी माना जाता है। उन्होंने ही सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की थी, ठीक है। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की थी। सातवाहन राजाओं ने पश्चिमी दक्कन में अनेक चैत्य विहार बनवाए थे। मैंने बता दिया आपको, बौद्ध जैन धर्म से संबंधित जो रहने के स्थान है, जो उनके शिक्षा के स्थान है, वो चैत्य विहार मठ के नाम से जाने जाते हैं, जिनमें कार्ले का चैत्य सुप्रसिद्ध है। ये ध्यान रखना, आपके छोटा प्रश्न क्या बनेगा? कार्ले का चैत्य जो है वो कौन से वंश से संबंधित है? तो आप